हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूज सेल्फ स्टडी में। तो आइए फिर आज नया प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आई हूँ और यहाँ पर हम लोग फिर भाषा साहित्य से ही प्रश्न देखने वाले हैं और इसका लास्ट वीडियो होगा। और उसके बाद जो मैं सीरीज लाऊंगी वो 150 प्रश्नों का होगा, उसका पूरा निचोड़। और अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी भाषा साहित्य से, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और फोर्थ जितने भी ऑप्शन हैं उसके साथ मैं वो वीडियो जो है कराने वाली हूँ। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखें इसके बाद जो आने वाली है। लेकिन उसको देखने से पहले जो मैंने 7-8 सीरीज सिर्फ भाषा साहित्य से, जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 1 में लगी हुई है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर से देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से देखें। और भाषा साहित्य से जो भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको आराम से वहाँ पे हल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ ले सकें और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए कंटिन्यूअस जो भी मेरे साथ बने हुए हैं वो तो देखते ही हैं, और जितने भी नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रही हूँ। और ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है आपको टीआरई 4 के लिए और यूजीसी नेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने 175 तक प्रश्न कराया था, आज उसके आगे मैं कराने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न है आज का, हतो हते हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में है? तो ये जो है ये बुंदेली हो जाएगा आपका, ठीक है, बुंदेली। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा, तो बुंदेली होगा। अगला प्रश्न है कि इया व प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो इया और प्रत्यय जो है ये अवधी बोली की पहचान है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीवा, दामोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? तो ये जो है ये बघेली बोली का क्षेत्र है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में जो है फुल कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। और मैं वो जो वीडियो आने वाली है 150 प्रश्न का वो सफिशेंट है आपका यूजीसी नेट के यूनिट 1 के लिए, और बहुत सारे प्रश्न वहाँ से अच्छे खासे हैं, तो ज़रूर से देखें। तो ये ब्रजभाषा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? तो किसमें होता है? तो ये आपका ब्रजभाषा ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति, तो ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, जो कि हरिओत का है। और अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? तो ये 1914 ईस्वी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? तो कश्मीर सुषमा जो है ये श्रीधर पाठक की काव्य कृति है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो भारत भारती किसने लिखा है? तो ये सभी को पता है, मैथिली शरण गुप्त 1912 ईस्वी में। और यही भारत भारती है कि ये गांधी जी इनको इसी रचना के कारण क्या बोलते हैं? तो राष्ट्र कवि की उपाधि इन्होंने दी थी भारत भारती के अनुसार। किसको? तो मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो 1912 की ये रचना है, तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ है? तो लाक्षणिक जो पदावली का प्रयोग है ये छायावाद में अधिक हुआ है, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस काल के कवि हैं? तो अज्ञेय जो है सबसे पहले तो ये तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी 1943 में। और ये तार सप्तक जो है 4 टाइम इसके संपादक जो अलग अलग हुए, लेकिन 1943 में जो है ये 7 कवि के इसमें जो जुड़े हुए थे 7 कवि, और इसके संपादक कौन हैं? तो अज्ञेय जी। और ये प्रयोगवादी युग के कवि हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? और इस तरह के प्रश्न जो हैं बीपीएससी टीआरई में खूब पूछे जा रहे हैं। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिएगा तो ये संभाव्य वर्तमान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शायद वह आया हो, कंफर्म नहीं है कि आया है कि नहीं, लेकिन शायद है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि तुम आते तो मैं जाता। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि तुम आते एक वाक्य हो गया, तो मैं जाता दूसरा वाक्य हो गया। तो एक दूसरे पे जो डिपेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले काम हो जाएगा उसके बाद दूसरा काम होना है, तो ये हेतु मद भूत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि तुम आते तो मैं जाता, काल का निर्धारण, तो ये वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है। वह जाए तो मैं जाऊं, मैं जाऊं, वह जाए तो मैं जाऊं। यहाँ भविष्य की बात तो एक ही है कि एक दूसरे पर यहाँ भी डिपेंड है, लेकिन ये भविष्य की बात कर रहा है, तो ये संभाव्य भविष्य, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो आएगा ही, और मैं जाऊंगा तो ये संभाव्य भविष्य हो जाएगा। यदि वह जाए तो मैं जाऊं, तो ये संभाव्य नहीं होगा कि यदि रहता तो फिर हो जाता, लेकिन वह जाए तो मैं जाऊं ये हेतु मत भविष्यत होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो बिहारी हिंदी यहाँ पूछी जा रही है, तो बिहारी में ये मगही आ जाएगा, ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सारे बिहारी वर्ग में आते हैं। बघेली जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, मालवी राजस्थानी हिंदी के, और बांगरू जो है ये आपका बांगरू, कोरवी, ये सारे आ जाएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण वर्ण कहा जाता है? तो र को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि र को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? और ये प्रश्न जो है आ चुका है, तो टोटल 4 वर्ण होते हैं पानी शब्द में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार जो है ख श्रेणी का राज्य है? तो इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में भी अच्छी खासी चर्चा की हुई है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता भी होगा, तो ये गुजरात आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, ना सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश नहीं हो सकता है, हिंदी और अंग्रेजी बायलैंग्वेज होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, तो डी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, दोनों हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये तो प्रश्न मैंने पहले भी पूछा है, तो ये इंदू के थे, ठीक है, मतवाला के निराला हो गए, और चांद महादेवी वर्मा। प्रताप किसकी है? आप जरूर से इसका कमेंट कीजिएगा नीचे, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए आज फिर छोड़ती हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना और तर्क से है, असर्शन और रीजन से 1-2 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। तो ए है, असर्शन क्या कर रहा है
कि उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती है, द्रविड़ परिवार की नहीं। तो ये तो ठीक है, ठीक है। और रीजन क्या बता रहा है कि द्रविड़ परिवार से संबंध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारूपीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो ये पूरी तरह से ना गलत है और ना सही है, क्योंकि एक दूसरे को ये नहीं काट रहे हैं और काट रहे हैं, तो आप इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं मान सकते। यहाँ पे दक्षिण भारत की तो भाषाएं हैं, लेकिन फिर बोल रहा है कि भारूपीय परिवार के भाषा से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये डी होगा, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर जो है अंशतः सही है। ये पूरी तरह सही नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। फिर वही है, स्थापना और तर्क से है। हिंदी से ठीक पहले ही भाषा अपभ्रंश है। हिंदी के ठीक पहले की भाषा जो है अपभ्रंश है, तो सही बात है। जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शती तक होता रहा, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही होगा। चलिए दूसरा आर देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शती से आरंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक की ओर झुकी थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका दोनों है, ए और आर दोनों सही होंगे आपके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से बढ़ते हुए काल कर्म से रचनाओं का सही कर्म आपको निर्धारित करना है। तो चंदायन जो है ये 1379, चित्रावली है 1613, मृगावती है 1503 और पद्मावत है 1540। तो सबसे पहले आ जाएगा चंदायन। तो चंदायन ईस्वी में है, इसमें भी है, ये तो कट जाएगा पहले ही। उसके बाद आपका आ जाएगा मृगावती 1503, तो मृगावती इसी में है। उसके बाद आ जाएगा पद्मावत जो कि 1540 है, तो ये, और फिर चित्रावली 1613। तो बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। बढ़ते हुए काल कर्म से कवियों का कर्म निर्धारित करना है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, यहीं से ये भी प्रश्न है, यहाँ पर उसकी रचनाओं से संबंधित है और यहाँ पर उन कवियों से संबंधित है। तो सबसे पहले आ जाएंगे मुल्ला दावत जिन्होंने चंदायन की रचना की, कुतुबन जिन्होंने मृगावती की रचना की, जयसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की और उस्मान जिन्होंने चित्रावली की रचना की। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज फिर हम लोगों ने 25 प्रश्न बहुत ही कम टाइम में किया है और अगली जो वीडियो आने वाली है भाषा साहित्य से 150 प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप बने रहें मेरे साथ और फॉलो करें। और जितने भी मैं वीडियो डाल रही हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।